आपने किए होंगे, ठीक है। तो आपका सारा स्वॉट यहाँ पर होता है। फिर स्ट्रेटेजिक चॉइस में हम क्या चीज देखते हैं सर? स्ट्रेटेजिक चॉइस में हमारे पास आ जाता है 2-3 तरीके का सिनेरियो। एक आता है कॉस्ट लीडरशिप, एक आता है डिफरेंशिएशन, और एक आता है फोकस स्ट्रेटजी। फोकस कॉस्ट लीडरशिप भी हो सकती है, फोकस डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, सही। फोकस का मतलब होता है एक बहुत ही स्पेसिफिक नीश को टारगेट करना, बहुत ही नीश मार्केट को टारगेट करना, बहुत ही नीश मार्केट को टारगेट करना, ठीक है। सर कॉस्ट लीडरशिप का क्या मतलब होता है? सस्ता बनाना या सस्ता बेचना? क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों का? कंट्रीब्यूट करेंगे तो मजा आएगा। सस्ता बनाना या सस्ता बेचना? मिसाल के तौर पे मैं बहुत सस्ता प्रोड्यूस करता हूं लेकिन बेचता नहीं हूं, बेचता नहीं हूं सस्ता, तो क्या ये कॉस्ट लीडरशिप कहलाएगी? रॉन्ग। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है सिर्फ सस्ता बनाना, लाजमी नहीं है सस्ता मैं बेचूं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप अग्री करेंगे इससे। मिसाल के तौर पे मैं आज एक गाड़ी की फैक्ट्री लगाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं गाड़ी या मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगाता हूँ या हेडफोन्स की लगाता हूँ, एनीथिंग। मैंने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई, लगाने के बाद मैंने सबसे सस्ता प्रोड्यूस कर लिया। मैंने ऐसे कोड्स क्रैक कर लिए, ऐसी चीजें क्रैक कर ली, मैंने बोला यार मैं तो इन सबसे सस्ता बना सकता हूँ। मैंने डिस्क्लोज नहीं किया किसी को। आई एम ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड नहीं हूँ, मैंने अपने फाइनेंशियल्स कहीं पे नहीं सबमिट किए, वैसे वैसे सीपी को दिए हैं, किसी को नहीं पता मैं इतना सस्ता प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मेरे मार्जिन इतने हाई हैं। मैंने सस्ता बनाया, ऐसा वैसा थोड़ा टैक्स की प्लानिंग की, थोड़ा टैक्स भी बचा लिया, और माशरे में देखा कि यार ये तो बड़ा महंगा बिक रहा है, कंपेरेटर बहुत ही महंगा बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है, बहुत डिमांड है, पब्लिक खरीद रही है, कोई मसला ही नहीं है। मैंने भी उनके प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया, बिकना शुरू हो गया। मुझे बताओ क्या कोई मुझे रोक सकता है इस काम से? नहीं सर। अब मैं आज आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में मुर्तजा और इब्राहिम को बोलने जाऊं कि सर ये कॉस्ट लीडरशिप होती है, डिफरेंशिएशन, वो बोलेंगे भाई हमारा धंधा कैसे चलता है हमें पता है, तुम रहने दो भाई, हम कर लेंगे, हमें पता है ये कि इसको किस तरीके से चलाना है, हम 2 साल से चला रहे हैं, 2.5 साल से चला रहे हैं, हमें मालूम है कैसे चलाना है इसको। सस्ता बनाना मकसद है, कॉस्ट लीडरशिप, नॉट प्राइस लीडरशिप, इट्स कॉस्ट लीडरशिप। सस्ता बनाना मकसद है। अब एक चीज महंगी बिक रही है मार्केट में और लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो आपको मसला क्या है? आपको क्या इशू है अगर वो महंगा खरीद रहे हैं तो? जब तक आपकी सेल्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, आप एक मुनासिब जितनी क्वांटिटी आप बना सकते हैं आप सारी बेच रहे हैं, सारी आपके एरिया के अंदर आपकी चीज बिक रही है, तो आपको क्यों बेचना है सस्ता? क्यों बेचना है आपको सस्ता? ये बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि जी ये जो है वो सस्ता बेचना लाजमी है। होता क्या है, होता क्या है भाई, मैंने महंगा बेचना शुरू किया, अब आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन बढ़ा, मैं अपने कंपेरेटर का मार्केट शेयर लेना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस कम करूंगा ताकि लोग आए। लेकिन ये तब होता है जब प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हो। अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं हो, मैं कोई चीज यूनिक प्रोवाइड कर रहा हूं, तो फिर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, फिर मैं बेशक सस्ता बना रहा हूं, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कोई चीज यूनिक दे रहा हूं, मैं अपनी प्राइस पे दूंगा अगर और कोई उसको वैसे नहीं दे पाता। आपको लगता है आईफोन महंगा बनता है? आईफोन में कोई ऐसी चीज डलती है जो बहुत ही ज्यादा महंगी, आप मार्जिन उठा के देखें उनके, वो भी उसको उतनी ही बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस में बनाते हैं जितना लो प्राइस में वो बना सकें। लेकिन उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिफरेंशिएशन, स्ट्रैटेजी, सिंबॉलिफिकेशन ऐसी है कि लोग कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं उस फोन के लिए। ऐसा नहीं है कि आईफोन कोई बहुत महंगा बनता है और उनके कोई मार्जिन ही नहीं है। इंडस्ट्री कंपेरेटिव मार्जिन हैं, जिस तरह इंडस्ट्री मार्जिन कमा रही है वो भी कमा रहे हैं, बल्कि बेहतर मार्जिन कमा रहे हैं उनसे। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसके बाद में प्राइस कम करता हूं। अब मेरे पास ना प्राइस कम करने का रूम ज्यादा है, क्योंकि मैंने 2-3 साल ठीक ठाक नफा कमा लिया है। अब मैं अगर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं भी कमाऊंगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने ठीक ठाक नफा कमा लिया है। अब मैं प्राइसेस कम करूंगा, कम करूंगा, करूंगा करूंगा हत्ता के कंपटीशन साफ हो जाए और सब निकल जाए इस मार्केट से, मैं अकेला एंजॉय करूं पूरी मार्केट को। ये होता है पूरा सोचने का अंदाज यहाँ पे, ये पूरा सोचने का अंदाज होता है। मैंने मोबाइल फोन्स बनाए, जितने में बिक रहे थे मैंने बेचना शुरू कर दिया, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा, मुझे कंपेरेटर का शेयर चाहिए, अब मैंने अब प्राइस कम की। अब कंपेरेटर परेशान होगा क्योंकि उससे तो सस्ता प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, वो तो बेचारा सस्ता बना ही नहीं पा रहा,
अब कंपटीटर बोलेगा यार ये इतने में कैसे बेच रहा है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा अब जो है वो पैसे पड़े हुए उस चीज को करने के लिए। लेकिन आईफोन पे कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि उनको सस्ता बेचना पड़े। वो एक डिफरेंशिएशन वाले मॉडल पे हैं, वो प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं या ऐसा मार्केट करते हैं उसको। मुझे तो खैर ऐसा कोई नेक्स्ट लेवल या प्रीमियम फीचर ऐसे नहीं नजर आया आज तक। लेकिन मैं ज़ाहिर कोई फोटोग्राफर नहीं हूँ, कैमरे वगैरह के डिफरेंसेस मुझे इतने खास नहीं पता। हमें ज्यादा से ज्यादा सीएनआईसी की पिक्चर खींची किसी को भेजनी होती है, ये सीएनआईसी ये डॉक्यूमेंट हम स्कैन करके भेज देते हैं। तो मेरे पास तो खैर कोई इतनी टेंशन वाली जिंदगी है ही नहीं। जो फोन चल रहा है सही चल रहा है, चलाते रहो, ठीक है। गालिबन मैंने कोई 3.5 साल तकरीबन हो गए होंगे मैंने अपना फोन चेंज नहीं किया। जरूरत है, चल रहा है, चलने दो, ठीक है। बहरहाल कहने का मकसद ये कि सस्ता बनाना मकसद होता है कॉस्ट लीडरशिप में। फिर जब कंपटीशन बढ़ता है आप प्राइसेस को कम करते हो, और आप प्राइस को कम करके उस लेवल पे ले आते हो कि कंपटीशन खड़ा ही नहीं रह पाता। क्योंकि अब आपने 2-3 साल कमा लिया, आपके रिजर्व्स बन गए, पैसा अच्छा जमा कर लिया आपने, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे दिया है, वो भी खुश हैं। अब आप 1-8 साल कम भी कमाओगे तो मसला नहीं है। ऐसे कंपटीशन हो जाता है बिल्कुल साफ, क्लीन बोल्ड, बाहर बिल्कुल। ये कहने की बात है। और आईफोन सस्ता मतलब महंगा नहीं बना रहा है उस चीज को, आईफोन की प्रोडक्शन सस्ती ही कर रहा है, इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है भाई, चाइना में प्रोड्यूस कर रहा है। ये कौन सी महंगी जगह है मुझे बताओ आप, कौन सी महंगी जगह है ये? कैलिफोर्निया में प्रोडक्शन थोड़ी होती है उसकी। सर क्या ये कैपिटल बर्निंग के लिए अगर हम बाद में प्राइस कम करते हैं तो गेन मार्क? नहीं, मैं कैपिटल बर्न तो तब करूँ ना जब मेरा पहला साल हो। यहाँ तो मैंने 3 साल कमा लिया है, मैं अपना कैपिटल नहीं बर्न कर रहा हूँ। मैं अपना कैपिटल नहीं बर्न कर रहा हूँ, पहले तो मैं उस थ्रेशोल्ड तक हूँ जहां पे मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। लेकिन अगर कंपटीशन भी उसमें बेचना शुरू कर दे तो फिर मैं उसको करने के लिए क्या करूंगा, कुछ टाइम प्राइसेस और कम कर दूंगा, और कम प्राइस कर दूंगा, तो मेरे रिजर्व्स इस्तेमाल हो जाएंगे। शेयर होल्डर की इक्विटी हिट नहीं हो, मतलब जो बेस कैपिटल था, स्टार्टिंग कैपिटल था, वो हिट नहीं होगा। सर मार्केट में अगर एंट्री लेनी है तो प्राइस कम भी करनी पड़ेगी। देखो ये डिपेंड करता है सादिया कि कैसी मार्केट है। अगर एक मार्केट ऐसे प्रोडक्ट की है जो ज्यादा बेचने वाले ही नहीं है, तो फिर कहां से प्राइस कम करनी पड़ेगी? आप आज एक वीडियो एडिटर मुझे हायर करके बताओ, मेरी अपनी कंपनी के लिए, वेल एडवाइजर्स के लिए मैं वीडियो एडिटर एक टाइम पे ढूंढ रहा था। बहुत मुश्किल है यार, बहुत महंगा रिसोर्स है, क्योंकि ये स्किल आती ही बहुत कम लोगों को है। छोटे मोटे एडिटर तो हर घर में है, मेरी छोटी बहन भी कर लेती है बेसिक एडिटिंग। मैं एडवांस लेवल एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। आप एक एडवांस लेवल एडिटर हायर करके बताओ, नहीं हायर होता। फुल टाइम तो आता ही नहीं है, कहते हैं जी मैं 6-7 क्लाइंट्स का काम करूंगा, अकेला सिर्फ आपका नहीं कर रहा, 6-7 क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ तो मैं आपके ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं घर बैठ के करूंगा, और सैलरी में इतनी लूंगा, पैसे में इतने लूंगा, एक वीडियो के मैं इतने लूंगा, इस काम के मैं उतने लूंगा। क्यों? हमारे पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। वो मार्जिन हाई उसने रखा हुआ है, बिल्कुल मार्जिन हाई रखा हुआ है। तो डिपेंड करता है आप किसी मार्केट में घुस रहे हैं। यहाँ इतने वीडियो एडिटर्स ही नहीं है। जब वीडियो एडिटर हर गली मोहल्ले में मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर ये वीडियो एडिटर की बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी इतनी। समझ आती बात? लतिशिया कहती है सर कम क्वालिटी का प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस इन लो कॉस्ट उसको कोई खरीदने के हाई प्राइस क्यों देगा? वो उस वक्त देगा जब बहुत कम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत कम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, उस वक्त लोग हाई प्राइस देंगे उस चीज के, कि यार ये और कहीं अवेलेबल ही नहीं है, और कहीं अवेलेबल ही नहीं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही पर्टिकुलर एग्जांपल। आपको पता है ऑयल की एक्सट्रैक्शन कितने डॉलर्स में होती है? ऑयल की एक्सट्रैक्शन कितनी, एक बैरल ऑयल कितनी कितनी प्राइस में बाहर आ जाता है? सर 12 से 14 डॉलर में बाहर आ जाता है। पहले 4 डॉलर में आ जाया करता था, अब ये कॉस्ट 10 से 12 डॉलर है। 10-12 डॉलर होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। 10-12 डॉलर का ऑयल सऊदी अरेबिया 98 डॉलर्स का बेच रहा है, 88 डॉलर्स का बेच रहा है, 90 डॉलर्स का बेच रहा है। हम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? हम बिल्कुल खरीद रहे हैं। वो सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन भी ऑयल की हम देते हैं यार, वो तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके देने के 10-12 डॉलर उनकी जेब से लग रहे हैं, और वो 88 डॉलर 90 डॉलर चार्ज करते हैं, क्योंकि और कोई है नहीं जिससे हम ये चीज खरीद सकें। ईरान पे सैंक्शन लगी हुई है, ईरान से खरीदेंगे तो सऊदी हमारी एक्सपोर्ट्स खत्म कर देगा, सऊदीया ही ऑप्शन बचता है। कनाडा यूएस को देता है, सप्लाई करता है, हम सऊदीया से ले लेते हैं। रशिया के साथ फटे हुए हैं, वहां से हम लेंगे भी तो मैक्सिमम 10% लेंगे, उसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ जाती है। आप रशिया से ऑयल लेंगे, सऊदी अपना लोन वापस मांग लेगा, बोलेगा लाओ मेरा लोन वापस करो, क्योंकि अभी इनके इतने अच्छे हालात हैं नहीं, मामला इतने अच्छे हैं नहीं। आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, सऊदी और रशियंस और ये सब करीब आ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही। मुझे बताओ क्या ये कॉस्ट लीडरशिप नहीं है? 10-12 डॉलर के अंदर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेना, सस्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपको कितना महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि अभी आप मजबूर हैं लेने के लिए।
पाकिस्तान के सारे मसले ही हैं कि हमें इंपोर्ट बिल महंगा पड़ रहा है। तो किसने कहा कि चीज अगर सस्ती प्रोड्यूस हो रही है तो उसको सस्ता बेचना लाजमी है? नहीं, इट्स नॉट अ गिवन लॉ। इट डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन दैट यू हैव एट द मोमेंट। कंपटीशन है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, कंपटीशन नहीं है तो फिर जितने भी लोग बेच रहे हैं आप बेचते रहेंगे। Cost leadership is all about lowest cost production. It's not about selling at the lowest price. You sell at the lowest price when the competition is tough, it's hard. There are many people selling the same thing. बार्गेनिंग पावर पे डिपेंडेंट है कस्टमर और सप्लायर की। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एसीसी का एक सब्जेक्ट होता था, ना मैं नाम लूंगा ना मैं टीचर का जिक्र करूंगा। वो एक सब्जेक्ट के आज से 12-15 साल पहले या 10-12 साल पहले 35,000 रुपए चार्ज करते थे। आज एसीसीए का फाइनल का सब्जेक्ट आप जाके रेट पता करो, 35,000 किसी का भी नहीं है। 35,000 चार्ज करते थे क्योंकि वो वन ऑफ द फ्यू ऑप्शंस थे जो अच्छा पढ़ाते थे ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो क्या उसको प्रोड्यूस करने में उनकी कोई बहुत मेहनत लगती थी? उन्होंने क्या कोई टेक्नोलॉजी लगा ली थी, कोई रंगीन नोट्स देना शुरू कर दिए थे, कोई ऑक्सफर्ड से किताबें छप रही थी? नहीं, वही फोटोकॉपी पे किताबें छपती थी, वही नॉर्मल सा क्लासरूम होता था, वही एक एसी चलता था रूम में, लेकिन बच्चा 35-40 हजार रुपए देता था। क्यों? भैया अकेला है जो पास कराएगा और कोई नहीं है। कंपटीशन नहीं है ना। He was the lowest cost producer, but since there was no competition, he was charging his prices. हमारी सवाल में ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। हमें लगता है नहीं जी कॉस्ट लीडरशिप है तो सस्ता बेचेगा। अगर कंपटीशन नहीं है तो क्यों सस्ता बेचेगा भाई? अगर मतलब ठीक है लोगों पे जुल्म ज्यादती ना करे, लेकिन अगर एक चीज बिक सकती है एक नॉर्मल प्राइस के अंदर तो आप बेचो, आपको कम करने की क्या जरूरत है? फूड पांडा का कोई कंपटीशन नहीं है। फूड पांडा रेस्टोरेंट से 25% चार्ज करता है, 25 से 30% चार्ज करता है छोटे रेस्टोरेंट से। बड़े रेस्टोरेंट से 7-8% चार्ज करता है। मैकडॉनल्ड्स टाइप से नहीं करता है, उनकी रनिंग बहुत ज्यादा होती है। ये फूड पांडा का हाल है, छोटे रेस्टोरेंट से 25-30% लेता है, कोई कंपटीशन नहीं है दूसरा। लेकिन करीम का कंपटीशन आया, इन ड्राइवर करीम ने 5% कम कर दिया। करीम भी 25-30% अपने जो है वो राइडर या ड्राइवर से लेता था, अब वो 20 पर आ गया है। क्यों जी? इन ड्राइवर का कंपटीशन है। करीम और इन ड्राइवर लड़ रहे हैं अभी मार्केट शेयर के लिए। उबर ने एग्जिट कर लिया। उबर तो खैर पेरेंट कंपनी थी तो फजूल था दो अलग अलग ब्रांड्स को जो है वो चलाना। उबर ने एग्जिट कर लिया, करीम और इन ड्राइवर लड़ रहे हैं आज। अब आपके पास बाइकिया का भी ऑप्शन है, बाइक और रिक्शा और इनकी अगर बात करें, बाइकिया का भी आपके पास ऑप्शन है। तो जब कंपटीशन बढ़ता है आप अपनी मर्जी की प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। प्राइसिंग हमेशा कंपटीशन के हिसाब से सोचा करो, कॉस्ट हमेशा प्रोसेसेस के हिसाब से सोचा करो। पीछे जितना प्रोसेस अच्छा होगा, वैल्यू चेन जितनी अच्छी होगी, उतना कम में प्रोड्यूस कर लोगे। कंपटीशन जितना कम होगा उतना महंगा बेच लोगे, प्रोवाइडर उस चीज की डिमांड हो। अगर उस चीज की डिमांड ही नहीं है तो महंगा बेचो या सस्ता बेचो, कोई लेने नहीं आएगा, कोई लेने नहीं आएगा, क्योंकि उस चीज की डिमांड नहीं है। इसकी मैं तुम्हें सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सिग्नल पे आदमी आता है, कपड़े का टुकड़ा बेचता है, आपको जरूरत नहीं होती उस कपड़े के टुकड़े की, या गुलाब के फूल लेके आ जाते हैं, गजरे लेके आ जाते हैं, उसकी हमें जरूरत ही नहीं होती। तो चाहे वो जितना भी सस्ता दे हम नहीं खरीदते, जितना भी सस्ता दे हम नहीं खरीदते। लेकिन यही चीज जब आदमी इंसान हज पे जाता है, उम्रे पे जाता है, और चलते चलते किसी जगह पे पहुंचते पहुंचते, जैसे मिसाल के तौर पे हम अरफात के मैदान में थे तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो मैंने देखा था कि उम्रे के टाइम पे अरफात के मैदान की जियारत करने गए थे, तो वहां से जब हम बाहर निकले तो एक आदमी आइसक्रीम का काउंटर लेके खड़ा हुआ था। गर्मी इतनी थी, मैंने बोला यार ये आइसक्रीम खाते हैं यार। अब वो खासी महंगी थी एक नॉर्मल आइसक्रीम के कंपैरिजन में। खैर छोड़ो, अब मैं प्राइसेस नहीं बता रहा, लेकिन बहुत महंगी थी वो। आम आम सी आइसक्रीम थी, कोन में सिंपल सा वनीला डाल के दे दिया था, लेकिन वो बहुत महंगी थी। तो मेरे साथ भाई बहन थे, मैंने उनसे बोला वक्त की कदर है, अभी बिल्कुल खाने का दिल कर रहा है तो जो ये प्राइस मांग रहा है देनी पड़ेगी। हालांकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद आधा रियाल भी नहीं होगी, नॉट इवन हाफ ऑफ अ रियाल, लेकिन वो अच्छी खासी महंगी बेच रहा था आइसक्रीम। तो मैं बहरहाल ये चीजें पढ़ाता हूँ तो मैं कंपेयर करता था, सोचता था। मैंने उस वक्त सोचा है देखो, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सस्ता बेचें, सस्ता बनाएं। बेचने की बात ये है कि भाई देखा जाएगा, कंपटीशन पे देखा जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? एवरीवन गेट्स इट? अब सवाल में अगर सिचुएशन है तो कंपटीशन को असेस करना है आपने। एवरीवन गेट्स इट? चलो, फिर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन में कुछ यूनिक आप प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन अक्सर स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। भाई डिफरेंशिएशन का मतलब द वर्ड डिफरेंट, डिफरेंट से डिफरेंशिएशन निकला है, कुछ यूनिक प्रोवाइड कर दो। जैसे ऑलबर्ट्स के जूते हैं, उसकी हर चीज किसी न किसी नेचुरल से बनी होती है। कोई चीज गन्ने से बनी होती है, कोई चीज बनाना के पेड़ की लकड़ी से बनी हुई होती है, कोई किसी से, कोई किसी से। दुनिया के मोस्ट कंफर्टेबल शूज वो जो है वो कहलाते हैं। नाइकी का क्या जो है वो डिफरेंशिएशन फैक्टर है? नाइकी एथलीट को फोकस करता था शुरू में,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी प्रीमियम क्वालिटी और उसके जूतों की बिल्ड और क्वालिटी डिजाइन वो सब चीजें इसने एक एक तरीके से आम कर दी। अब हर तरह का वेयर आपको नाइकी में मिल जाता है, जैसे भी आपको वेयर चाहिए वो नाइकी में मिल जाएगा। एक डिफ्रेंसिएशन बना दी। नाइकी सस्ता बनाता है नहीं बनाता वो छोड़ दो, सस्ता बेचता नहीं है वो, क्योंकि वो कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो यूनिक है। उसकी ब्रांडिंग हो चुकी है, लॉयल्टी है, एथलीट्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की है उसने सारी जिंदगी। एथलीट्स की वो नॉर्मली फर्स्ट चॉइस होती है, ठीक है ना। ये डिफ्रेंसिएशन में आता है। और फोकस, आप एक नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं तो ये फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहलाएगी। और अगर अगर महंगा बेच रहे हैं तो फिर ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन कहलाएगी, कि भाई जी कुछ फोकस भी कर रहे हैं नीश को और कुछ यूनिक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन बहुत ही एक स्पेसिफिक नीश को प्रोवाइड कर रहे हो तो ये फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहलाएगी। तबरेज कहते हैं सर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड फोकस, लाइक रोल्स रॉयस। हाँ, रोल्स रॉयस की एग्जांपल है। ऐसे लोगों को वो टारगेट करते हैं जो फेसबुक का ऐड तक नहीं देखते, इसलिए रोल्स रॉयस का ऐड कभी फेसबुक पे नहीं दिखेगा आपको। देखो, पहले तो हमेशा याद रखो कि अगर तुम बहुत ही मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहे हो जो सब बना सकते हैं, तो फिर तुम सिर्फ सेल्स प्राइस पे खेलोगे, कॉस्ट पे खेलोगे, क्वालिटी पे कभी भी नहीं खेलोगे। एक प्रोडक्ट में होता क्या है, क्वालिटी और प्राइसिंग, ये दो चीजें होती हैं। अगर तुम क्वालिटी और फीचर्स पे खेल रहे हो, प्रीमियम फीचर्स दे रहे हो, ऐसे फीचर्स दे रहे हो जो और कोई नहीं देता, और कोई नहीं देता, लोग प्राइस हाई देंगे। ये डिफरेंशिएशन की एग्जांपल है। मुझे बताओ बीकन हाउस कहां फॉल करता है, डिफरेंशिएशन में या कॉस्ट लीडरशिप में? हाँ जी, बीकन हाउस कहां फॉल करता है? अब बीकन हाउस के स्कूल्स तो पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी होंगे। एग्जैक्टली, डिफरेंशिएशन में फॉल करता है। लेकिन एचएसएन कॉलेज लाहौर में या कराची ग्रामर स्कूल कराची में ये कहां फॉल करता है? क्या ये डिफरेंशिएशन सबके लिए अवेलेबल है? ये मार्केट का वो पर्टिकुलर नीश है जिसको सब नहीं अफोर्ड कर सकते। मिफ्ता इस्माइल कहता है ना कि कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारी पॉलिटिशियंस की जो मेजोरिटी है वो आपको एचएसएन या कराची ग्रामर से मिलेगी, या हमारे ब्रोकरेट्स की जो मेजोरिटी है वो एचएसएन या कराची ग्रामर से मिलेगी, या आर्मी पब्लिक स्कूल से मिलेगी। कोई इत्तेफाक नहीं है, ये चेन होती है पूरी। उनके माँ बाप वहां पे गए, पैसा बनाया, उनके बच्चे वहां पे गए, वो निकले, पैसा बनाया, उनके बच्चे वहां पर गए। ये चेन चलती चली जाती है पूरी आपके पास। क्या हो गया? ये फोकस हो गया। अब फर्क समझ आता है फोकस और डिफरेंशिएशन का। भाई प्रीमियम बीकन हाउस भी दे रहा है, प्रीमियम कराची ग्रामर भी दे रहा है, प्रीमियम एचएसएन भी दे रहा है, लेकिन कराची ग्रामर एचएसएन वो प्रीमियम दे रहे हैं जिसमें टारगेट ही एक बहुत स्पेसिफिक नीश हो रही है, बहुत ही स्पेसिफिक नीश हो रही है। इसके अगेंस्ट अगर मैं मामा पारसी की बात करूं या बीवीएस की बात करूं या बीकन हाउस की बात करूं तो वो डिफरेंशिएशन में आ जाता है। अवेलेबल तो बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन हाँ ये प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं, कुछ यूनिक प्रोवाइड करते हैं, कुछ अलग प्रोवाइड करते हैं। सिटी स्कूल की आप एग्जाम्पल ले लें, इसी जॉनरा में जो फॉल करता है। सिटी ले लो, बीकन ले लो, बीवीसी ले लो, मामा पारसी ले लो, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बेचना। बिल्कुल रोल्स रॉयस बिल्कुल ही हाई एंड प्रीमियम क्लास है ना। मुझे बताओ एमिरेट्स कहाँ फॉल करता है? हाँ जी, एमिरेट्स कहाँ फॉल करता है? डिफरेंशिएशन में। एग्जैक्टली, डिफरेंशिएशन में। फोकस वाली बात वहां पे नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक नीश को टारगेट नहीं कर रहा, दुनिया को टारगेट कर रहा है। कतर एयरवेज दुनिया को टारगेट कर रहा है, लेकिन प्रीमियम हाई एंड, बहुत ही हाई एंड है, बहुत ही हाई एंड है, ठीक है। एमिरेट्स के ही नीचे उन्हीं की सब्सिडरी है फ्लाई दुबई। एमिरेट्स का टिकट अगर 4,000 दिरहम का है तो फ्लाई दुबई का 1,000-1,500 दिरहम का होता है। अब बताओ फ्लाई दुबई क्या कर रहा है? फ्लाई दुबई सस्ता प्रोड्यूस भी कर रहा है और कंपटीशन की वजह से सस्ता बेच भी रहा है, सस्ता बेच भी रहा है। जिन लोगों ने फ्लाई दुबई में ट्रैवल किया उनका आप एक्सपीरियंस कभी चेक करो, बहुत ही पैथेटिक एक्सपीरियंस है। इतना कोई मजे का एक्सपीरियंस फ्लाई दुबई में नहीं होता। बहुत सारी चीज़ आपको, कोल्ड ड्रिंक भी शायद आपको खरीदनी पड़ती है, तो पता नहीं वो एमिरेट्स में भी शायद होता हो, मैंने बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं किया। जीशान कहते हैं, लेतिशिया कहती हैं सर बट एमिरेट्स तीनों, देखो एमिरेट्स का जो इकोनॉमी क्लास भी है ना वो भी काफी अच्छा है। जो एमिरेट्स का इकोनॉमी क्लास है और फ्लाई दुबई का इकोनॉमी क्लास है, इन दोनों को ध्यान में रखो। बिजनेस और फर्स्ट क्लास पे ना जाओ। फर्स्ट क्लास तो है ही फोकस की एग्जांपल, वहां पे आप एक बहुत ही स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस है ही फोकस की एग्जांपल। लेकिन इकोनॉमिक में आ जाओ, इकोनॉमिक में भी जो एमिरेट्स का इकोनॉमी है वो बहुत ही डिफरेंट है, फ्लाई दुबई का जो इकोनॉमी है बहुत ही डिफरेंट है। पीआईए डोमेस्टिक वर्सेस पीआईए इंटरनेशनल चेक करो आप। पीआईए इंटरनेशनल कदरे बेहतर है पीआईए डोमेस्टिक से। पीआईए डोमेस्टिक तो बहुत ही फारिग है, पीआईए इंटरनेशनल फिर भी थोड़ा सा
मुनासिब एयरलाइंस में जो है वो शामिल होता है। बाय द वे जब बात हो ही रही है तो मैं आपको बताऊं, एमिरेट्स का जो फ्लाइट से पहले आपने ईके देखा होगा ना, एमिरेट्स थ्रू कराची है इसका मतलब, ईके। तो इन्होंने जिंदगी भर का ट्रिब्यूट दिया है हमें, एमिरेट्स थ्रू कराची, ईके अपनी हर फ्लाइट से पहले लिख के। क्योंकि जो दो पहले जहाज थे एमिरेट्स के, जिंदगी के दो पहले जहाज, वो पीआईए ने उतार दिए थे। उनकी पहली परवाज जो है वो दुबई से उड़ के कराची लैंड हुई थी, या गालिबन कराची से उड़ के, हाँ, दुबई से उड़ के कराची लैंड हुई थी। और हमारे पीआईए के पायलट्स ने एमिरेट्स के पायलट्स को ट्रेन किया था। उनकी पहली ट्रेनिंग हमारी तरफ से थी, उनके पहले जहाज हमारी तरफ से थे, उनकी पहली फ्लाइट हमारे पायलट्स ने उड़ाई थी। इसलिए जिंदगी भर उनकी फ्लाइट्स का नाम एमिरेट्स थ्रू कराची है, ई के, और फिर उनकी फ्लाइट का नाम आता है। ठीक है, चलें जी, तो ये हो गई जी बात हमारी यहाँ पर। ये इन तीनों का फर्क है। फिर इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को देखते हो, स्ट्रेटेजिक क्लॉक में फिट करते हो। स्ट्रेटेजिक क्लॉक में क्या होता है सर? स्ट्रेटेजिक क्लॉक हमें हेल्प करती है ये समझने में कि हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ फिट करें। इट्स बेसिकली फाइंडिंग द राइट मिक्स बिटवीन प्राइस एंड फीचर्स। ऑफ प्राइस एंड फीचर्स। सर आप अगर प्राइस प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं और क्वालिटी कोई नहीं है, फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। प्राइस आप बिल्कुल बेयर मिनिमम चार्ज कर रहे हैं और बहुत ही रीजनेबल किस्म की जो है वो फीचर्स दे रहे हैं, तो फिर वो चीज चल जाएगी। प्राइस आप हाई एंड पे चार्ज कर रहे हैं, फीचर्स भी हाई एंड के दे रहे हैं, तो वो चीज चल जाएगी। रुको मैं स्ट्रेटेजिक क्लॉक आपके सामने लगा भी देता हूँ स्क्रीन पे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखें, ये आपकी स्ट्रेटेजिक क्लॉक है। अब मिसाल के तौर पे मैं जो बेनिफिट्स दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के, बेनिफिट्स दे रहा हूँ वो बहुत ही लो हैं, बहुत ही लो हैं। और प्राइस मैंने रिलेटिवली अपनी हाई चार्ज की भी है। ये वाला मेरा सेगमेंट है। अगर आपको पेन का कर्सर नजर आ रहा हो, ये देखें, स्ट्रैटेजीज दैट विल फेल। प्राइस आपकी हाई एंड पर है और बेनिफिट्स आपके इतने अच्छे नहीं है। हाँ, आप प्राइस रिलेटिवली कम चार्ज कर रहे हैं, बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, ये लो प्राइस कैटेगरी आएगी। प्राइस थोड़ी सी आपने यहाँ पे हाई चार्ज की लेकिन आपके बेनिफिट्स भी हाई हैं, ये हाइब्रिड कहलाएगी। प्राइस रीजनेबली मतलब हाई है लेकिन आपके बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। इससे भी ऊपर चले जाओ, बेनिफिट्स भी हाई, प्राइस भी हाई, ये डिफरेंशिएशन में फॉल कर जाओगे, डिफरेंशिएशन में फॉल कर जाओगे। फिर आपका यहाँ पे फोकस्ड डिफरेंशिएशन वाला एंगल जो है वो आ जाता है। बहुत ही स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आता है स्ट्रैटेजीज जो फेल कर जाएंगी कि प्राइस हाई है लेकिन आपकी बेनिफिट्स प्रोडक्ट के इतने खास नहीं है, इतने खास प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं है। तो ये एक राइट मिक्स ढूंढना इन दोनों में, इन दोनों में एक राइट मिक्स तलाश करना, बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है? आपके पास स्ट्रेटेजिक क्लॉक का बेस्ट मिक्स कहलाता है। अब किसी ने कहा कि सर स्ट्रेटेजिक क्लॉक और मार्केट सेगमेंटेशन में क्या फर्क है, इन दोनों पे क्या क्या जो है फर्क आया? देखो, मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आप वो सेगमेंट चूज करते हो जिसको आपको टारगेट करना है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, वो सेगमेंट आप ढूंढ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक क्लॉक उसके बाद वाला स्टेप है। आपने उस सेगमेंट को ढूंढा, उसके लिए प्रोडक्ट बनाया, अब क्या फीचर्स होंगे, क्या प्राइस होगी, ये स्ट्रेटेजिक क्लॉक के थ्रू आपको समझ में आता है कि आप कहां फॉल करते हैं। लेकिन आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, किनको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अपनी टारगेट मार्केट क्या रखना चाहते हैं, ये बेसिकली कहलाता है मार्केट सेगमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक स्पेस को एनालाइज करना। एक ऐसी चीज ढूंढना जहां पे गैप हो, जहां पे गैप हो, जिधर कोई इस चीज को सर्व नहीं कर रहा है, कोई भी इसको सर्व नहीं कर रहा है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने क्लास में भी पहले दी हुई है। एसयूवी कैटेगरी को पाकिस्तान में कोई भी सर्व नहीं कर रहा था बिफोर 2020, 2020 से पहले कोई भी एसयूवी कैटेगरी को सर्व नहीं कर रहा था। एसयूवी थी तो फॉर्च्यूनर, बहुत ही महंगी, फॉर्च्यूनर, रीवो, रीवो तो खैर पिकअप ट्रक में आता है। एसयूवी फॉर्च्यूनर थी, फॉर्च्यूनर बहुत महंगी होती थी, मैक्सिमम लोग जाते थे सिविक तक जाते थे। डायरेक्टर लेवल पे आदमी पहुंच गया, सिविक पे पहुंच गया। सिविक सीवी कैटेगरी में जो क्रॉस वाली चीजें आई, टूसॉन आया, स्पोर्ट टूसॉन गाड़ी आई, स्पोर्टेज आई, फिर एमजी अपनी गाड़ियां लेकर आया, ये सारे उन जगहों पर लेकर आए जो खाली स्पेस था। उन्होंने कहा यार सिविक की मार्केट को तोड़ दो, तबाह कर दो, ग्रैंडी की मार्केट को तबाह कर दो, 6 मिलियन 5 मिलियन की कैटेगरी में एसयूवी उतार दो। 4.5 मिलियन की ग्रैंडी या सिविक उस वक्त मिलती थी, अब तो खैर बहुत महंगी है, 4.5-5 मिलियन की कैटेगरी में मिलती थी, उन्होंने 48 लाख की स्पोर्टेज उतार दी। इंडस ने यही काम यारिस में किया। उन्होंने बोला 3 मिलियन की कैटेगरी में कोई अच्छी सेडान नहीं है, 2.5 मिलियन, सॉरी 2.5 मिलियन की कैटेगरी में कोई अच्छी सेडान नहीं है,
सिटी और करोला ऊपर की कैटेगरी में आती थी, महंगी होती थी। इन्होंने 2.3 मिलियन 2.4 मिलियन की यारिस लॉन्च कर दी। ऑल्सविन 22 लाख रुपए की लॉन्च हुई थी जब लॉन्च हुई थी उस वक्त, अब ये महंगी हो चुकी है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कि जहां स्पेस है, जहां किसी ने इसको केटर नहीं किया है, वहां पे आप केटर कर रहे हो, मार्केट सेगमेंटेशन से वो हेल्प मिलती है। ठीक है जिशान, तुम्हारा सवाल नहीं समझ में आया, ये तुम किसको कह रहे हो? थोड़ा सा सवाल अपना इलेबोरेट कर दो। उजैर कहते हैं सर नो फ्रिल्स और लो प्राइस में क्या फर्क है? देखो जो लो प्राइस वाली कैटेगरी है ना, लो प्राइस वाली कैटेगरी है, लो प्राइस वाली कैटेगरी के अंदर फिर भी तुम्हारे थोड़े से बेनिफिट्स ज्यादा है और थोड़ी सी प्राइस ऊपर है। नो फ्रिल में बेनिफिट्स बिल्कुल बेसिक है, प्राइस बिल्कुल बेसिक है, ये नो फ्रिल कहलाता है। जैसे मरी या इस्लामाबाद की साइड पे, मरी की बात कर रहा हूँ, मरी नथिया गली की साइड पे कभी जिंदगी की मजबूरी हो जाए ना कमरा लेना, तो आप वहां पे बिल्कुल बेसिक कमरा लेते हैं और बिल्कुल बेसिक प्राइस पर लेते हैं। अब मतलब मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, जो डिमांड बढ़ी हुई है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आम दिनों की बात कर रहा हूँ। आम दिनों में जब बहुत ज्यादा रश नहीं है, बहुत ही बेसिक कमरा बहुत ही बेसिक नीड के साथ आपको वहां मिल जाता है, वो नो फ्रिल कहलाता है। लो प्राइस के अंदर फिर थोड़े से बेनिफिट्स ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी सी प्राइस ऊपर आ जाती है। हाइब्रिड में थोड़ा और ऊपर और डिफरेंशिएशन में फिर थोड़ा और ऊपर, इस तरह से चले आते। यानी कस्टमर को टारगेट करके मार्केट सेगमेंट ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे एट व्हाट प्राइस, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जो आपकी टारगेट मार्केट है, उस टारगेट मार्केट के हिसाब से, उस टारगेट मार्केट की सोच के हिसाब से, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से एक राइट प्राइस को तय करना, और राइट प्राइस तय करने के बाद उन्हें राइट क्वालिटी और राइट बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। स्ट्रेटेजिक क्लॉक हमें ये हेल्प करता है, किस मार्केट को हमें चीज बेचनी है, ये हमें मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे आप सोप बनाने की कंपनी है, इस पे आईकैप का एक पासवर्ड भी आया हुआ है। उस सोप बनाने वाली कंपनी को ये पता चला कि जी ट्रैवलर्स के लिए कोई भी साबुन नहीं बनाता, ट्रैवलर्स को एक मिड साइज छोटे साइज का जो है वो साबुन चाहिए होता है, वो कोई भी नहीं बनाता, तो ट्रैवलर्स के लिए आप बनाओ। खाली है ये सेगमेंट, बिल्कुल बिल्कुल खाली है, ट्रैवलर्स के लिए आप बनाए। ठीक है सर, Rolls Royce is more focused differentiation than just differentiation. Exactly, it's focused differentiation. It's the highest example of what a focused strategy is. Rolls Royce completely वही एग्जाम्पल है, कंप्लीटली वही एग्जाम्पल है। वो माशरे के उस 1% को टारगेट कर रहा है, दुनिया के उस 1% को टारगेट कर रहा है जो उसकी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, बस दुनिया के उस 1% को टारगेट कर रहा है। इसी तरीके से आप टूरिज्म में तो ये बहुत कॉमन है, होटल्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल बेसिक नीड होगी, बेसिक पैसे होंगे, नो फ्रिल, थोड़े बेहतर बेनिफिट्स होंगे, थोड़े बेहतर पैसे होंगे, लो प्राइस, फिर थोड़े बेहतर बेनिफिट्स होंगे, प्राइस थोड़ा सा मुनासिब होगा, हाइब्रिड, प्रीमियम होटल होगा, प्रीमियम प्राइसिंग होगी, डिफरेंशिएशन। और फिर कुछ होटल्स होते हैं जो सब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं उन होटल को, वो होती है फोकस। वहां पे आ जाता है फोकस वाला मामला। 7 स्टार होटल की एग्जांपल ले लो, 7 स्टार होटल्स तो दुनिया के बहुत ही कम पॉपुलेशन को टारगेट करता है, हर कोई वहां आ ही नहीं सकता, वो फोकस में आ जाता है। और फिर होटल की प्राइस ज्यादा हो, बेनिफिट्स नहीं हो, तो ये सिर्फ तब चलता है जब और कोई ऑप्शन ना हो, जब ऑप्शंस दूसरे अवेलेबल होंगे कस्टमर वहां नहीं आएगा। जो अभी पिछले साल सर्दियों में हुआ था, मरी में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग बाहर निकले थे, 50-50 हज़ार रुपए में उन्होंने वो कमरा दिया था, इसमें ना हीटर चल रहा है ना पानी आ रहा है, सिर्फ सर ढकने के लिए एक छत दी, एक रात के 50 हज़ार रुपए, एक दिन के 50 हज़ार रुपए। क्यों? और कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी फंस गई है, बच्चे साथ हैं, फैमिली है, कोई कुछ कर नहीं सकता, वहां पे हुआ था ये। और पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा था, खैर अब तो साल हो गया तो हमें भूल जाना चाहिए, हम भूल गए, और गाँव में भूल जाते हैं हम लोग, हर 2-3 महीने में चीजें भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अरशद शरीफ का कत्ल भी लोग इसी तरीके से भूल गए, आगे भी चीजें भूल जाएंगे। तो ये बहरहाल सारी चीजें जो है, फिर उसको मार्केट किस तरीके से करना है, ये मार्केटिंग मिक्स में आता है। उसको आप लोगों तक मार्केट किस तरीके से करोगे, कैसे लोगों तक पहुंचाओगे, ये बेसिकली आपके पास सारा मामला जो है वो मार्केटिंग मिक्स में आता है। और ये सारा ई मार्केटिंग वाला एंगल है जो हम इंशाल्लाह नमाज के बाद वाले सेगमेंट में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या ये बात समझ में आती है? तो बहरहाल काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। अब आता है